हेलो। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुड़ चुके होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बच्चों, आज हम नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम आप लोगों ने देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो मेरे दोस्त, टॉपिक का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों, भारत के भौतिक स्वरूप से मतलब क्या होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम सारे के सारे अपने भारत के जितने भी पर्वत होंगे, पर्वतों के बीच आने जाने का जो रास्ता, जिसे हम दर्रा यानी कि पास बोलेंगे, उसको कवर करेंगे। मेरे दोस्त, ग्लेशियर को हम पढ़ेंगे और पूरे भारत का जो हमारा एरिया है 32,263 वर्ग किलोमीटर, बच्चों उस सारे के सारे क्षेत्र को अच्छे से समझने का काम करेंगे। भौतिक शब्द का मतलब होता है जहां पर नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीजों को पढ़ा जाए। तो बच्चों, जब हम क्लास के अंदर स्कूल में हमसे कोई पूछता था कि लेक्चर स्टैंड कैसी वस्तु है, तो हम बोलते थे कि सर ये निर्जीव वस्तु है, ये सांस नहीं ले सकती है, नॉन लिविंग थिंग है। तो मेरे दोस्त, आज आपसे कोई पूछ ले तो आपको सिर्फ एक ही शब्द बोलना है कि ये एक फिजिकल थिंग है, एक भौतिक वस्तु है। ठीक है। तो इस भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम अपने हरियाणा के हम अपने भारत के सारे मेरे दोस्त मैदानी भागों को, पहाड़ी क्षेत्रों को डिस्कस करने वाले हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को अच्छे से समझने के लिए इसको हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे बच्चों। इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ये 5 भाग कौन कौन से होंगे? सबसे पहला भाग होगा बच्चों उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न माउंटेन। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे मिडल प्लेन, मध्यवर्ती मैदान। जिन मैदानों में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, इसे मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मेरे दोस्त पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। चौथे नंबर पे बात करेंगे हम पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हम बोलेंगे वेस्टर्न डेजर्ट एरिया। और पांचवा भाग होगा
द्वीप समूह व तटीय मैदान। यानी कि बच्चों हम बोलेंगे आइलैंड ग्रुप एंड कोस्टल प्लेन। आइलैंड ग्रुप एंड कोस्टल प्लेन, द्वीप समूह व तटीय मैदान। ठीक है। तो बच्चों जब हम इन पांचों के पांचों भागों को अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे तो हम अपने भारत के भौतिक स्वरूप को अच्छे से समझ लेंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का मतलब यहाँ क्या होगा? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का मतलब है कि भारत के उत्तर में जो जो पर्वत हैं, और भारत का बच्चों उत्तर कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्र। तो भारत के उत्तर में जो जो आपका भाग होगा उसे हम बोलेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बाद मेरे दोस्त हम कवर करेंगे मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान के साथ साथ हम बात करेंगे वेस्टर्न डेजर्ट लैंड। तो ये आपका मेरे दोस्त उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होगा। ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होगा। उत्तर के सारे पर्वत हम यहां पर पढ़ेंगे। ये बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका होगा मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। और मेरे दोस्त ये वाला जो भाग होगा ना, इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया इसे बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। और मेरे दोस्त अपने यहां पानी के अंदर जितने भी द्वीप होंगे ये आपका होगा द्वीप समूह। अरब सागर के सारे वो जमीन के टुकड़े जिनके चारों ओर पानी है उनको हम आइलैंड ग्रुप बोलेंगे। और बंगाल की खाड़ी में भी बच्चों आपको ऐसे बहुत सारे जमीन के टुकड़े नजर आएंगे, इनको भी हम बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। जल के साथ लगता जो क्षेत्र होगा, जल के साथ लगता जो क्षेत्र होगा बच्चों ये आपका होगा कोस्टल प्लेन, यानी कि तटीय मैदान। तो भारत के सारे क्षेत्र को अच्छे से समझने के लिए, भारत के भौतिक स्वरूप को अच्छे से कवर करने के लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड करने का मेरे दोस्त क्या किया, काम किया। ठीक है। सबसे पहला हम पार्ट यहां पर कवर करेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो हेडिंग डालिएगा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। बच्चों उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर के अंदर जो जो पर्वत होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और उत्तर के अंदर आप लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण सुन रखा है वो हिमालय सुन रखा है। हिमालय। ठीक है। अब भारत के मानचित्र को आप अच्छे से देखोगे, यदि भारत के मैप को आप अच्छे से देखोगे और आपने हिमालय मेरे दोस्त सुन रखा है तो मान के चलिएगा ये हिमालय है।
ये आपका क्या है दोस्त, हिमालय है। ठीक है, यदि ये हिमालय है तो हिमालय से जो ऊपर का भाग होगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार, इसको हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, और यहां पूर्व में मेरे दोस्त जो पहाड़ियां होंगी, इन पहाड़ियों को हम बोलेंगे पूर्वांचल पहाड़ियां। मैंने आपको बताया था कि भारत और म्यांमार दोनों के दोनों एक दूसरे से जो अलग होंगे वो कौन सी पहाड़ियों से अलग होंगे? पूर्वांचल पहाड़ियों से अलग होंगे। ठीक है, तो बच्चों उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को अच्छे से डिस्कस हम करेंगे तीन भागों में इसको तोड़कर। सबसे पहला भाग होगा हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, और एक होगा हमारा पूर्वांचल पहाड़ियां। पूर्वांचल पहाड़ियां, ठीक है ना। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये ट्रांस हिमालय क्या होता है। हिंदी में इसे बोलेंगे ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय। आपसे कोई पूछ ले तो सबसे पहले आपको बोलना है कि मेरे दोस्त ये हिमालय से पहले बना हुआ भाग है। हिमालय से पहले बना ये क्या होगा? आपका भाग होगा ट्रांस हिमालय। मेरे दोस्त आपसे पूछ ले कि भाई बताइएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी रेंज है? तो आप बोलेंगे चार रेंज है, चार श्रेणियां। कितनी रेंज है? चार श्रेणियां है। रेंज का मतलब होता है मेरे बच्चों क्या, कि समान आयु वाली पहाड़ी जहां से लेकर जहां तक फैली होंगी, तो समान आयु वाली पहाड़ियों को हम क्या बोल देते हैं? रेंज बोल देते हैं। मान के चलिएगा कि बच्चों यहां पर पहाड़ियों का समूह है, और ये सारी की सारी पहाड़ी जो है ना, वो धरती के ऊपर एक साथ आई हैं। और जो पहाड़ी धरती के ऊपर एक साथ आई होंगी, तो उन समान आयु वाली पहाड़ियों को हम क्या बोल देते हैं? समान आयु। वो क्या कहलाएंगे बच्चों? श्रेणी कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कितनी रेंज में डिवाइड करेंगे? चार रेंज के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। ये चार रेंज कौन कौन सी होंगी? तो मेरे भाई ये चार रेंज होंगी। सबसे पहले काराकोरम रेंज। सबसे पहले काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के बाद लद्दाख रेंज। ठीक है, लद्दाख के बाद बच्चों याद रखना है आपको जास्कर रेंज। और जास्कर श्रेणी के बाद चौथी जो श्रेणी होगी आपकी मेरे दोस्त, उसको हम बोल देंगे कैलाश रेंज। क्या बोल देंगे? कैलाश रेंज बोल देंगे। ठीक है, इसको हम मानचित्र के ऊपर दर्शाएं तो आपको ऐसे दर्शानी है कि यहां पर है आपकी काराकोरम, काराकोरम के नीचे है लद्दाख,
लद्दाख के नीचे है जास्कर और जास्कर के नीचे है कैलाश। ठीक है, तो ये चार रेंज किसकी होंगी? ट्रांस हिमालय की होंगी। तो बच्चों ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर की रेंज याद रखेंगे काराकोरम। इसको काराकोरम श्रेणी बोलेंगे। इसको मेरे दोस्त कैलाश रेंज बोलेंगे, कैलाश श्रेणी। बीच वाली को बोलेंगे लद्दाख। और नीचे वाली जो है इसको बोलेंगे जास्कर। क्या बोलेंगे? जास्कर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को यहां तक समझ में आया। आपसे कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा काराकोरम श्रेणी कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे ट्रांस हिमालय का, क्योंकि इसको हम कहां पढ़ रहे हैं? ट्रांस हिमालय में। लद्दाख श्रेणी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। कैलाश श्रेणी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। या ट्रांस हिमालय कितनी रेंज के अंदर बटा हुआ है? 4 रेंज के अंदर। और इन्हीं 4 रेंज में बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ काराकोरम रेंज की। ठीक है, काराकोरम रेंज में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बच्चों ये काराकोरम जो शब्द है ये किर्गिज भाषा का शब्द है। किर्गिज भाषा का ये क्या है? शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ब्लैक माउंटेन, काले पर्वत। तो काराकोरम रेंज का नाम बच्चों काराकोरम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर पाए जाने वाले जो पर्वत है ना उनका रंग कैसा है? काला। और काले रंग के पर्वत पाए जाने के कारण इस रेंज का नाम क्या पड़ा? काराकोरम रेंज पड़ा। इसको हम काराकोरम श्रेणी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो आपको बोलना है कि सर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। ठीक है बच्चों, के का मतलब क्या है? के का मतलब है काराकोरम, और टू का मतलब क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ बच्चों ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है बच्चों। भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल चलेगा बच्चों। ये जो केटू हमने पढ़ी, जिसको हम बोलेंगे गॉडविन ऑस्टिन। केटू का बच्चों दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू मेरे दोस्त इसकी हाइट है 8611 मीटर, और ये पीओके क्षेत्र में स्थित है। ये क्या है? ये पीओके क्षेत्र, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके के अंदर मेरे दोस्त ये स्थित है। ठीक है ना? तो 8611 मीटर ऊंची चोटी केटू काराकोरम रेंज का पार्ट है मेरे दोस्त, और भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके क्षेत्र में ये स्थित है, लोकेटेड है। 8611 8611 मीटर मेरे दोस्त क्या है? ये ऊंची है। तो काराकोरम रेंज में आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। काराकोरम के बाद मेरे दोस्त दूसरी रेंज होगी आपकी लद्दाख।
लद्दाख श्रेणी, यहां हम बोलेंगे लद्दाख रेंज। तो बच्चों लद्दाख रेंज में आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख जो है ना, इसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल मेरे दोस्त इसे कहा जाता है। लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबसे बड़ा आपका क्या होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। आपसे कोई पूछ ले कि लद्दाख की जो राजधानी है मेरे दोस्त वो कौन सी है, तो आप बोलेंगे लद्दाख की जो राजधानी है वो ले है। ले, ठीक है बच्चों, ये जो ले हम पढ़ रहे हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत के अंदर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मेरे दोस्त, ले के अंदर होती है। एक आपको ध्यान रखना है कि ये ले जो है ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा होगा, ले के अंदर स्थित होगा। एक मेरे दोस्त याद रखेंगे कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। कच्छ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला मेरे दोस्त कौन सा होगा, आपका ले होगा। ठीक है। लद्दाख श्रेणी में मेरे दोस्त एक पर्वत है जिसका नाम है राकापोशी। राकापोसी पर्वत। ठीक है बच्चों, राकापोसी जो पर्वत है इसकी हाइट है 7788, 7788 मीटर। ठीक है, हम बात करेंगे तो राकापोसी जो पर्वत है 7788 मीटर, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है मेरे दोस्त। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। आपसे कोई पूछ ले कि विश्व के अंदर सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये राकापोसी पर्वत है। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों। लद्दाख के बाद हम बात करेंगे जास्कर रेंज की। जास्कर रेंज बच्चों, जास्कर रेंज भी ट्रांस हिमालय का पार्ट होगी, और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मेरे दोस्त एक जगह है जिसका नाम है द्रास सेक्टर। ये कारगिल जिले का बच्चों हिस्सा है। लद्दाख के अंदर दो जिले हैं। लद्दाख के अंदर दो जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल। तो ये कारगिल जिले का हिस्सा है द्रास सेक्टर। और ये द्रास सेक्टर भारत के अंदर सबसे कम तापमान वाला वो स्थान है जहां पर लोग स्थायी निवास करते हैं। भारत में सबसे कम तापमान वाला वो स्थान जहां पर लोग स्थायी निवास करते हैं बच्चों, वो कौन सा सेक्टर होगा? द्रास सेक्टर होगा। कौन सा सेक्टर होगा? वो द्रास सेक्टर होगा। ठीक है। बच्चों, लास्ट आपकी रेंज होगी कैलाश रेंज। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलाश रेंज कौन से हिमालय का पार्ट है, तो आप बोलेंगे कि कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और ट्रांस हिमालय का पार्ट कैलाश रेंज मेरे दोस्त कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे तिब्बत के अंदर स्थित है। ये हम कहाँ बोल देंगे? तिब्बत में स्थित बोल देंगे। ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ट्रांस हिमालय के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे हिमालय की। तो हेडिंग डालिएगा हिमालय। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहां पर बर्फ होगी। हिम का मतलब बर्फ होता है, और हिमालय जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। तो याद रखना है मेरे दोस्त कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। बच्चों, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आल्य, दो शब्दों से ये मिलकर बना है। आल्य का मतलब होता है बर्फ, आल्य का मतलब होता है घर, और हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम प्लस आल्य, इन दो शब्दों से मिलकर ये बना है। ठीक है ना। बच्चों, हम बात करेंगे कि आप लोगों ने यदि हिमालय सुना है तो हिमालय को हम इस तरीके से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। जब हम हिमालय को इस तरीके से तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो सबसे ऊंचा हिमालय आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। जो बीच में है मेरे दोस्त, उसको बोलते हैं मिडल हिमालय।
जो सबसे नीचे है इसे बोलते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, ठीक है। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि ये जो ग्रेट हिमालय है इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको महान हिमालय बोलेंगे, इसको मेरे दोस्त मध्य हिमालय बोलेंगे, और इसको हम बाह्य हिमालय बोलेंगे। इसी आउटर हिमालय वाले पार्ट के अंदर बच्चों भगवान शिव का इलाका है, और भगवान शिव का इलाका होने के कारण इसे हम बोल देते हैं शिवालिक। इसे हम क्या बोल देंगे, शिवालिक बोल देंगे, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, तीन हिमालय के अंदर हम इसको डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है ना। चलेगा मेरे दोस्त, ये तो इंग्लिश बिल्कुल बेसिक चीजें हैं यार, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये समझाने वाला है। इसको इंग्लिश में लिखने का फायदा ही क्या है फिर, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये छोड़ो, ये लो, मैं हिंदी वाला भी साफ कर देता हूं। तुम्हें दिक्कत है ना इंग्लिश वालों को, तो तुम काम काम वाली बातें लिख लो, ये लो अब, ठीक है। ये छोड़ दो, लोकेटेड इन तिब्बत कर लो। अब आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए ना कि यार, कि तिब्बत को हम तिब्बत ही लिखेंगे। और यदि इतनी इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती फिर फायदा क्या हुआ। यदि तिब्बत को तिब्बत ही लिखना नहीं आता इंग्लिश में, फिर फायदा क्या हुआ, फिर इंग्लिश इंग्लिश क्यों चिल्ला रहे हो, है ना। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं यार। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो फैक्ट्स होगा, वो मैं लिख के चलूंगा इंग्लिश में। जब आपको तिब्बत को तिब्बत लिखना नहीं आता इंग्लिश में, हिमालय को हिमालय लिखना नहीं आता, हिमालय की कोई इंग्लिश थोड़ी होगी, हिमालय तो हिमालय है। बस आपने एक रट लगा ली है कि इंग्लिश में करो, इंग्लिश में करो। हाँ, यहां पे मैंने बोल दिया कि इसको हम ग्रेट हिमालय बोलेंगे, इसको मिडिल हिमालय बोलेंगे, इसे आउटर हिमालय बोलेंगे। तो इतना फिर अंग्रेज बनने का फायदा ही नहीं है, जब अपने को हिमालय लिखना नहीं आता इंग्लिश के अंदर। बस दिमाग में बैठा लिया कि इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है ये समझिएगा एक बार। आपको ये मैं मानता हूं कि आपको ये नहीं पता कि बाह्य को क्या बोलते हैं, तो बाह्य को मैंने इंग्लिश में लिख दिया आउटर हिमालय। आपको ये नहीं पता होगा कि मध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने लिख दिया मिडल हिमालय, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि महान को क्या बोलते हैं, मैंने लिख दिया ग्रेट। लेकिन अब इस हिमालय के बराबर में HIMALAYA लिखने से ये बदलेगा थोड़ी भाई, हिमालय तो हिमालय होगा। शब्द लगा लीजिएगा। चल, बड़े खतरनाक उस्ताद बंदे हो भाई। एक बंदा बोल रहा है कि शब्द नहीं होता, शब्द होता है। भाई रुक जा यार कबीर दास, जिक्के पढ़ रहे हैं हम, यहाँ शब्द बोल ले चाहे शब्द बोल ले, एक ही बात है। ले वर्ड बोल ले, ठीक है। हाँ, इनके पूर्वज इंग्लैंड में रहते हैं, अब लगता है मेरे को। जब इनको ये नहीं पता कि हिमालय हिमालय होता है भाई साहब, तिब्बत तिब्बत होता है। चलो आगे आ जाओ बच्चों, हम हिमालय के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपसे कोई पूछ ले कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, तो आप बोलेंगे हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो टेथी सागर से हुआ है। कौन से सागर से, टेथी सागर से। टेथी सागर से हुआ है, ठीक है। मेरे दोस्त आपसे पूछ ले कि हिमालय की जो आकृति है वो कैसी है, शेप कैसी है। आपको हिमालय की शेप का नजर आता है तो आप बोलेंगे आरक के जैसा, चाप के जैसा, या चाप के जैसा धनुष भी होता है तो हम धनुषाकार भी बोल सकते हैं।
धनुष के जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। आकृति के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे कि हिमालय का जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, तो जो शब्द मुश्किल होंगे वो अपने आप में लिख के चलूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम समझने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। पहले तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि आप जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट है तो थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। यहां पर ना तो मात्रा की गलती मानी जाती है, ना यहां स्पेलिंग एरर माना जाता है, क्योंकि मात्रा की गलती और स्पेलिंग एरर जो माना जाता है मेरे दोस्त, वो किस में माना जाता है, जब हम लैंग्वेज पढ़ें, यानी कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप संस्कृत पढ़ रहे हो, तो वहां पर लैंग्वेज के अंदर बच्चों आपको मात्रा का भी, आपको एक एक वर्ड का भी ध्यान रखना होता है। आप जीके यहाँ जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, उसमें ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, तो यहां पर आपका जो फोकस होना चाहिए वो चीजों को समझना और साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर अपना होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हम करके अपना चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने टेथिस ऐसे लिख दिया और कोई टेथिस ऐसे लिख रहा है, तो मेरे दोस्त ये टेथिस सागर नहीं बदलेगा, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो। समझ में आई बात। तो मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहां पर जो एक्सपेंशन होगा ना, वो ध्यान रखना है पूर्व से पश्चिम, और एक दो बच्चा है जो बार बार बोल रहा है कि सर समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो मैक्सिमम को समझ में आ रहा है, एक दो को समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब किसी को यह ना पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो मेरे दोस्त उसमें मेरा कसूर थोड़ी है, तुम्हारा दिमाग फिर उस तरीके का नहीं होगा कि आप कैचिंग पावर नहीं बैठा पा रहे होगे, आपने दिमाग में एक ही बात बैठा ली होगी कि मेरे समझ में आएगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात। तो जिसको ये ना पता हो कि भारत के अंदर कितने राज्य है और वो बोले कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो भाई साहब समझ में आने के लिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें एक साथ नहीं आएंगी, आराम आराम से हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, और अब कोई कमेंट करेगा उसका कमेंट हम नहीं पढ़ने वाले, बाकी बच्चों को हम अच्छे से कवर करा के चलेंगे, टेंशन मत लो। पूर्व से पश्चिम, या हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो बच्चों ये कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में, 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर ये फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। हम बात करेंगे मेरे दोस्त इसका, फिर क्या कर दिया गया, डिवीजन कर दिया गया, यानी कि विभाजन। यहां पर हम चर्चा करेंगे डिवीजन ऑफ हिमालय की। यानी कि हिमालय का विभाजन। विभाजन का मतलब है मेरे दोस्त, हम हिमालय को क्या है यहां पर डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। हिमालय का जो विभाजन है मेरे दोस्त, वो हम लंबाई के आधार पे भी करेंगे और ऊंचाई के आधार पे भी करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी कि लंबाई के आधार पे, और अकॉर्डिंग टू हाइट, यानी कि ऊंचाई के आधार पे, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो हिमालय जो फैला हुआ है वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से वो फैला हुआ है। बच्चों ये वाली जो आपकी दिशा होगी इसको हम पश्चिम बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे,
ये वाली जो दिशा होगी इसको हम ईस्ट बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे। और पूर्व से पश्चिम मेरे दोस्त हिमालय जो है ना, कितने किलोमीटर की लंबाई में, तो इसकी टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितनी होगी? 2400 किलोमीटर। मेरे दोस्त हम बात करेंगे लंबाई के आधार पर। हिमालय को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम यहां पर मेरे दोस्त चर्चा करेंगे कि ये 4 हिमालय जो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के आधार पे हम विभाजन करेंगे, तो ये कौन सी नदियों के बीच फैला हुआ हिमालय होगा? तो 2400 किलोमीटर की लंबाई बच्चों सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच मेरे दोस्त ये क्या है? फैला हुआ है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच ये क्या है? फैला हुआ है। बच्चों हम बात करेंगे तो यहां से एक नदी बहेगी, और एक नदी यहां पर बहती है। बच्चों ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम है इंडस। बच्चों इंडस है इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी। सर जी नोट्स बनाने हैं? नहीं बेटा, रॉकेट बनाने हैं, रॉकेट जहाज, नोट्स मत बनाना। ये कोई पूछने की बात है? नोट्स तो तुम बनाओगे, रिवीजन कहां से करोगे फिर? सर जी इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो बेटा। इंग्लिश ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हिंदी ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि अपना जो देश है ना वो हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदी आनी ही आनी चाहिए। हिंदी के साथ आपको बाकी भाषाएं आए वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश आपको ज़्यादा आए और हिंदी आपके समझ में ही ना आए तो ये बड़ा गलत बात है मेरे दोस्त। तो अपने देश के अंदर हिंदी आपके समझ में आनी चाहिए। हिंदुस्तान से जुड़े हुए हो या कहीं स्पेन फ्रांस से तुम जुड़े हुए हो? हैं? हाँ, इंग्लिश आ रही है आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी आपको ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं मेरे दोस्त। यदि आपके हिंदी समझ में नहीं आ रही और तुम इंग्लिश इंग्लिश कर रहे हो, क्या बात है? बच्चों हम बात करेंगे इंडस, और इंडस के इस साइड पूर्व में बच्चों कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम बोलते हैं दिहांग। और मजे की बात यह है कि जितने इंग्लिश वाले हैं ना, सारे के सारे हिंदी में लिख के बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ। अरे भाई साहब तुम इंग्लिश में ही लिखा करो फिर। हाँ, हिंदी में लिख के मेरे को समझा रहे हैं कि सर इंग्लिश में ज्यादा करवाओ, तो भाई साहब इसकी इंग्लिश बना के लिखो फटाफट। तो ये इंडस और ये मेरे दोस्त दिहांग। दिहांग को ही मेरे दोस्त हम ब्रह्मपुत्र बोलेंगे आसाम राज्य में। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ हमारा क्या होगा? हिमालय होगा। ठीक है, हम बात करते हैं सिंधु नदी से आगे मेरे दोस्त एक नदी बहती है, सतलुज नदी। सतलुज के बाद एक नदी बहती है काली नदी। उसके बाद मेरे दोस्त एक नदी बहती है तिस्ता। ठीक है, तो इस सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में और भी बहुत सारी नदी बहती हैं, जिसमें सिंधु से नेक्स्ट जो नदी होगी इसको हम इंग्लिश में भी सतलुज ही बोलेंगे, हिंदी में भी सतलुज बोलेंगे। बच्चों इसके आगे जो नदी है उसको हम काली नदी बोलेंगे, काली। और साथ के साथ हम इसे शारदा नदी बोलेंगे, ब्लैक रिवर या शारदा रिवर। ठीक है, उसके आगे मेरे दोस्त जो नदी आएगी इसको हम तिस्ता ही बोलेंगे, तिस्ता नदी।
तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये तीन और महत्वपूर्ण नदी बहती है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे कि इस सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में जो भी आपको पहाड़ नजर आएंगे, जो भी आपको हिमालय नजर आएगा, इसको कहा जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब और कश्मीर हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच है, तो आप बोलेंगे सिंधु और सतलुज नदी के बीच है। मेरे दोस्त, इससे आगे का जो हिमालय होगा इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। इससे आगे का जो हिमालय होगा बच्चों, इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और इससे आगे का जो हिमालय होगा इसको मेरे दोस्त बोलते हैं आसाम हिमालय। क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से इन चार हिमालय के अंदर बच्चों 2400 किलोमीटर की लंबाई वाला ये हिमालय जो एक चाप की भांति फैला हुआ है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हिमालय होगा पश्चिम से, जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे, पंजाब या कश्मीर हिमालय। कौन सी दो नदियों के बीच? सिंधु और सतलुज नदी के बीच। फिर मेरे दोस्त कौन सा हिमालय होगा? कुमाऊं हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच। फिर मेरे दोस्त कौन सा हिमालय होगा? नेपाल हिमालय, काली शारदा नदी और तिस्ता नदी के बीच। फिर मेरे दोस्त कौन सा होगा? आसाम हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि पंजाब या जो कश्मीर हिमालय है मेरे दोस्त, ये कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, तो आप बोलेंगे 560 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय जो फैला हुआ है वो कितने किलोमीटर की लंबाई में, तो आप बोलेंगे 320 किलोमीटर की लंबाई में। बच्चों, नेपाल हिमालय आपसे कोई पूछ ले कि कितने किलोमीटर की लंबाई में, तो आप बोलेंगे 800 किलोमीटर की लंबाई में। और आसाम हिमालय आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे 720 किलोमीटर की लंबाई में। 720 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो बड़ा हिमालय होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्त? वो होगा आपका नेपाल हिमालय। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि लार्जेस्ट हिमालय कौन सा होगा मेरे दोस्त? नेपाल हिमालय होगा। कौन सी दो नदियों के बीच? काली शारदा और तिस्ता नदियों के बीच ये फैला होगा। ठीक है, बाकी हम मंडे को कवर करना स्टार्ट करेंगे, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। जो बच्चा ये बोल रहा है कि मेरे समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो पहली बार पढ़ रहा होगा, उसने ऐसे नाम नहीं सुने होंगे। और जब पहली बार हम नाम सुनते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन जब जब क्लास आगे बढ़ती जाएगी सारी की सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आपके बेजे के अंदर, आपके दिमाग के अंदर मेरे दोस्त सेट होती जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ग्रेट हिमालय को ही हम हिमाद्री बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फ वहीं पर जमती है। हिम का आदर जहां होगा उसी को हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू।